नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। आप देख रहे हैं हमारी आज की खास चर्चा। आज के लाइव में हम बात करेंगे जनता की आवाज के बारे में। जी हां, आज का बड़ा सवाल है, क्या देश में फिर से वोटर लिस्ट पुनः सत्यापन यानी रीवैलिडेशन जरूरी है या नहीं है। चुनाव आयोग की नई कवायद को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो चुकी है इस पूरे मामले को लेकर। तो क्या प्रक्रिया है, लोकतंत्र की मजबूती है या इसको मतदाताओं पर एक नया बोझ समझा जाए, क्या कुछ है। तो आइए शुरू करते हैं आज की खास चर्चा हमारे न्यूज़ 21 के एडिशनल डायरेक्टर संजीव पराशर जी के साथ। सबसे पहले संजीव पराशर जी का हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे आज की खास चर्चा में। तो संजीव जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार करेंगे और बहुत बहुत स्वागत करेंगे। संजीव जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। थैंक यू वेरी मच रितिका। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज की चर्चा है वोटर लिस्ट को लेकर, रिवैलिडेशन को लेकर है। तो मैं सीधा आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या वोटर लिस्ट का रिवैलिडेशन देश में निष्पक्ष चुनाव की दिशा में एक जरूरी कदम है, जरूरत है या ज्यादती है? सीधी तौर पर आपसे जानना चाहूंगी। रितिका, एक बहुत ही अहम जो है वो चुनाव आयोग का फैसला है और मैं इस फैसले को थोड़ा सा आप सब लोगों के साथ में थोड़ा सा विस्तृत रूप से बात करना चाहूंगा। लोगों को समझाना चाहूंगा कि ये रीवैलिडेशन जो वोटर लिस्ट है ये क्यों जरूरत है। और ये 2003 में जब लास्ट हुई थी तो उसके बाद में जब आज 22 से 23 साल हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने इसको अभी तक जो है वो रीवैलिडेट क्यों नहीं किया। अब इस तरह से कह सकते हैं कि जो वोटर लिस्ट है, नॉर्मली इलेक्शन से पहले टेम्परेरी वोटर लिस्ट जो है वो एड ऑन होती है या टेम्परेरी वोटर लिस्ट जो है वो चेकअप होती है, जिसमें कुछ लोग अगर ट्रांसफर होकर के चले जाते हैं या कुछ लोग डेथ हो जाती है तो किसी भी चुनाव से पहले टेम्परेरी हो सकती है। या फिर आप दूसरी बात कहें कि आप उसको किसी भी लोकसभा या विधानसभा से पहले वो एक बार फिर वैलिडेट होती है, जिसको हम लोग समरी वैलिडेशन कहते हैं। लेकिन इस बार जो 2003 में लास्ट हुई थी वो वैलिडेशन जो है इंटेंसिव वैलिडेशन ऑफ वोटर लिस्ट है, जो कि बहुत ही लंबे टाइम बाद हो रहा है। और इस वैलिडेशन ऑफ वोटर लिस्ट का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है रितिका, वो ये है कि कोई भी देश जो है वो अपने यहां पर जो वोटर लिस्ट है उसको इसलिए अपडेट करता है कि कोई भी अगर जो है वो बाहर से आए हुए लोग जो हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में कहें तो बांग्लादेश या रोहिंग्या जो आ गए हैं, उनको वोटर लिस्ट में जो आ चुके हैं, क्योंकि वोटर लिस्ट में तो हिंदुस्तान में बहुत सी राज्य सरकारें जो है या बहुत से लोग करप्शन के थ्रू नाम लिख देते हैं उन वोटर लिस्ट का। तो क्या वो वोटर लिस्ट सही होगी और क्या उन लोगों को जो कि जो है वो बाहर से आए हुए बांग्लादेश या रोहिंग्यास हैं, क्या उन लोगों को वोट देने के अधिकार के साथ साथ में सत्ता के काबिज होने वाले लोगों को चुनने का अधिकार होगा जो भारत के नागरिक ही नहीं है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी लिए चुनाव आयोग ने जो 22 साल के बाद में ये कवायद शुरू की है कि इस तरह से वोटर लिस्ट को वैलिडेट किया जाए कि एटलीस्ट जो बाहर से आए हुए लोग हैं या शरणार्थी हैं जो किसी कारण से प्रशासन की मिलीभगत के कारण से वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा चुके हैं, जी जी, वैलिडेट किया जाए। इसलिए चुनाव आयोग का कदम बहुत महत्वपूर्ण है। जी, यही मैं आपसे जानना चाह रही थी और आपने जवाब कहीं ना कहीं दे दिया। मैं यही आपसे सवाल करना चाह रही थी कि क्या माने कि विपक्ष की जो चिंता है, जो बयानबाजियां चल रही हैं, एक तरह से कह सकते हैं जुबानी तौर पे तलवारें चल रही हैं, बयानबाजियां आ रही हैं, तो क्या माने कि विपक्ष की जो चिंता है वो जायज है? ये कवायद चुनावी हेर फेर की भूमिका भी बना सकती है? क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस बात पर? रितिका, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि मैंने जैसे आपको कहा कि अनुमानित 6 करोड़ वोटरों ने अपना वोटिंग लिस्ट के थ्रू एंटर कर चुके हैं। और ये लोग जो है वो एक पर्टिकुलर धर्म और एक पर्टिकुलर जाति से है और उस जाति को लुभाने के लिए प्रादेशिक पार्टियां जो है वो बहुत ही तरह से इनको जो है वो अपने फोल्ड में रखने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, उन्होंने तो इस चीज को बहुत अनुमानित कर दिया कि गवर्नमेंट एनआरसी नहीं ला पाई तो इसके थ्रू कहीं एनआरसी लाने का प्रयत्न कर रही है। और जो लालू यादव की पार्टी आरजेडी, उनको तो इस चीज में बहुत सी चीजें नजर आ रही है कि उनके मतदाता मत से वंचित हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको इसकी प्रक्रिया का एक सरलीकरण के रूप में समझाता हूं, 2 मिनट लूंगा। रितिका, पहले क्या हुआ करता था कि बीएलओ जो ब्लॉक ऑफिसर हुआ करता था वो किसी भी वोटर लिस्ट को अपडेट करने में एक घर घर जाया करते थे और वो जाकर के जो घर का मुखिया होता था उसको एक फॉर्म पकड़ाते थे और वो मुखिया उस घर में कितने लोग रहते हैं उनको वैलिडेट करता था और उनको उनकी संख्या सब कुछ बताता था जो भी उस फॉर्म में लिखा होता था, और उसके थ्रू जो है वो वैलिडेट हो जाया करती थी लिस्ट। लेकिन उसके बाद में जो अभी पिछले 23 सालों में हुआ है वो बहुत से लोग जो है वो शहर जो अर्बन
जो है वो रूरल जो है अर्बन में कन्वर्ट हो गए, बहुत से जी, लोग जी। देश छोड़ करके बहुत से लोग इधर उधर स्टेट्स में कन्वर्ट हो गए। तो वोटर लिस्ट जो है वो कहीं पर तो जो है लोगों का नाम नहीं है और कहीं वो लोग नाम से वंचित हैं। तो प्रॉब्लम ये थी कि इसको कैसे करेक्शन किया जाए। तो ठीक है। BLO जब जाता था तो घर के मुखिया से वो नाम लिखवाता था। तो वो उसको एक इन्होंने अब नए तरीके से नए प्रक्रिया से शुरू किया है। उनका ये कहना है कि नया वोटर लिस्ट जुड़ पाए और जो डेथ और इस तरह के लोग जो जो हो चुके हैं उनका नाम काटा जाए, इसके लिए एक BLO जो है ब्लॉक लेवल ऑफिसर 3 बार किसी घर में जाएगा ठीक है। और उस घर में जितने लोग रहते हैं उनको इंडिविजुअलाइज फॉर्म देगा। तो 3 बार जाने के बाद वो इंडिविजुअलाइज फॉर्म जो है वो पूरा का पूरा डाटा समेत आ जाएगा। और ये उन्होंने जो है वो इस बार बिहार इलेक्शन को देखते हुए उन्होंने जो डेट रखी है वो 25 जुलाई तक रखी है। ठीक और है। 25 जुलाई के बाद में खुदा ना खास्ता वो BLO जाने के बाद में वो बंदे जो है बाहर गए में 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए, तो वो अपने उस फॉर्म को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं सिस्टम से और उसको भर के भेज सकते हैं। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब उन्होंने कहा कि इसका डाटा क्या होगा, कैसे प्रमाणित होगा कि वो हिंदुस्तान का नागरिक है। ठीक तो है। उन्होंने कहा कि या तो जन्म प्रमाण पत्र हो, क्योंकि 2003 के बाद में ऑलमोस्ट जो है इतने मतदाता जुड़े हैं तो उनके लिए कैसे वैलिडेट करेंगे, क्योंकि इस बीच में कोई गहन जो है वो वैलिडेशन हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हम लोग जन्म प्रमाण पत्र मांगते हैं, अगर वो मिल जाए तो ठीक है, पासपोर्ट इज अनदर वे। ठीक है। और थर्ड जो उन्होंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोग कहते हैं कि साहब ये पत्र नहीं होता, गरीबों के पास ये नहीं होता, वो नहीं होता, उसका भी उन्होंने सरलीकरण किया। उन्होंने कहा कि 2003 से पहले अगर उनके माता पिता का नाम वोटर लिस्ट में है तो उनको ऑटोमेटिकली भारत का मतदाता मान लिया जाएगा। ठीक है। तो इसमें इन तीनों प्रोसेस में आपको कहीं पर भी ऐसी इंटेंशन नहीं नजर आ रही कि किसी भी राज्य के किसी भी बंदे को जो भारत का नागरिक है उसको कहीं से जो है वो नागरिकता का अधिकार को या किसी तरह की चीज को छुआ जा रहा है। सिर्फ वोटर लिस्ट एक हमारी ऐसी क्यों ना करें। हर देश जो है ये चाहता है कि उसका वोटर जो है वो उसका खुद का नागरिक हो। पहले आधार कार्ड जो है वो बना लेते थे लोग और आधार कार्ड के बारे में कहा जाता था आधार कार्ड बन गया तो ये नागरिक हो गया। मैं इसी बीच संजीव जी संजीव जी आपने आधार की बात की, इसी बीच में जानना चाहूंगी कि क्या चुनाव आयोग को डिजिटल आधार पर आधारित सत्यापन अनिवार्य कर देना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप बात ही कर रहे थे, इसी बीच में आपसे ये सवाल जानना चाहूंगी। रितिका, अभी भी आज भी आधार कार्ड एक आधार नंबर जरूर है, लेकिन मतदाता के अंदर आधार कार्ड का वैलिडेशन अभी भी मतलब उसको वो मान्यता नहीं है। मतदाता सूची अलग है और आधार कार्ड अलग है। तो आपको इस चीज को कहीं भी आधार से नहीं जोड़ना, आपको सिर्फ मतदाता सूची का वैलिडेशन है। मेरा ये आपसे सवाल था, क्या आपको क्या लगता है कि चीजों को डिजिटल कर देना चाहिए? रितिका, ऑलरेडी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के पास में इतना डिजिटलाइजेशन है ऑलरेडी। जब कोविड में इतने करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगी थी तो वो आधार से लगी थी। तो डाटा तो गवर्नमेंट के पास सब है, लेकिन निर्वाचन आयोग एक ऐसी चीज है कि जो किसी के डाटा पे विश्वास नहीं करता। उनका खुद का जो डाटा सिस्टम है वही अगर अपग्रेड होता है तो उसी को मानता है और वो बहुत ऑथेंटिक होता है। वो किसी को जवाबदारी उसकी नहीं होती, कोई गवर्नमेंट उस पर जो है वो कोई चीज का हक नहीं कर सकती, कोई उनको आदेश नहीं दे सकती। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र जो है वो प्रक्रिया है। और ये इस तरह की जो इन्होंने जो बहुत लंबे टाइम बाद में रीवैलिडेशन का जो फैसला लिया, इससे बहुत सी चीजें ऑटोमेटिकली जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। क्योंकि जब ये कहा कि एनआरसी के बारे में भी हिंदुस्तान का कोई नागरिक है नहीं, तो बहुत से कोर्ट्स के डिसीजन ऐसे आ गए, बहुत से वकील ऐसे आ गए कि साहब इनको देश की नागरिकता खत्म करने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ऐसा इस पर कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग के पास में ऑलरेडी सारे अधिकार हैं जो लंबे टाइम से उनको यूज, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा रिवैलिडेशन। अगर अपन ये देखें कि इसको रिवैलिडेशन मुझे लगता है कि 1952 से शुरू हुआ और 2000 जो है वो मैंने कहा कि 3 तक चला है, कभी 1 साल बाद में, कभी 2 साल बाद में। लेकिन क्या वो उस तरह का वैलिडेशन टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक युग तो अब प्रॉपर स्टार्ट हुआ है, डाटा हाथ से बनाने में और इलेक्ट्रॉनिक क्लिक करने में सारी चीजें बदल जाती हैं। बिल्कुल। तो मेरा ये सोचना है कि अब जो है वो, क्योंकि हर बार यही होता है कि हर इलेक्शन के बाद में अगर कोई पार्टी हार जाती है तो बहुत सी चीजें इलेक्शन कमीशन पे थोप देती है कि साहब फर्जी मतदाता थे, है ना, इन्होंने जो है वो वोटिंग मशीन को जो है वो अपने उसमें लिया। इलेक्शन कमीशन चीजें रैप ऑन कर दी जाती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, चीजें रैप ऑन कर दी जाती है। आखिरी सवाल संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है ओवरऑल जो भी
चीजें जिस तरीके से हम इस मुद्दे को देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये प्रक्रिया जो है राज्यों की सहमति से होनी चाहिए, अन्य राज्यों की सहमति से होनी चाहिए, चुनाव आयोग को पूर्ण अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे इस आखिरी सवाल में? इसमें रितिका बड़ा फाइनल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। चुनाव आयोग के ऊपर कोई नहीं है, कोई राज्य सरकार नहीं है, राज्य सरकार विरोध भी नहीं कर सकती और राज्य सरकार को कोई अधिकार भी नहीं है और कोई सहमति बनाने, क्योंकि ऑलरेडी जो 324A था उसके तहत जो है वो निर्वाचन आयोग को जो है वो ये जो है वो स्वतंत्रता है कि वो अपनी जो है मतदाता सूची को रीवैलिडेट करेगी और आपने लगातार उसके पास सारे अधिकार हैं। तो मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकारें इसके अंदर कुछ जो है वो किसी भी तरह का विरोध करने को, तो आप वर्डिंग कुछ भी कह सकते हो, लेकिन आप जो है वो निर्वाचन आयोग की किसी भी प्रक्रिया को हर्डल नहीं बना सकते, उसको रोक नहीं सकते। जी संजीव जी, आज की चर्चा के लिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, फिर किसी चर्चा में आपसे जरूर मिलेंगे। फिलहाल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया आपने इस सब्जेक्ट को, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। तो हमारे साथ हमारे एडिशनल डायरेक्टर संजीव प्राशर हमारे साथ थे। तो देखा आपने कि आज की चर्चा में जहां हम बात कर रहे थे वोटर लिस्ट रिवैलिडेशन की, जहां जरूरत या ज़ाब्ती क्या थी, किस तरीके से देख रहे थे इस मुद्दे को, संजीव प्राशर जी ने हमको जरूर बताया इस पूरे आज की वार्तालाप में। तो जवाब आपके पास है संजीव जी की बातें सुनने के बाद। तो सवाल ये बनता है कि हम किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को निपटाते हैं, ये आने वाला टाइम ही बताएगा। तो फिर हम मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सोचिए, पूछिए जवाब और मांगिए, क्योंकि ये जनता की अदालत है। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू।